बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, ये वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की CTIs की भर्ती के मतलब मुकम्मल मालूमात तफसील से हासिल कर सकेंगे। इसमें आपको कुल सीटों की तादाद और तकर्री की मुद्दत के मतलब बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया भी डिस्कस किया जाएगा और तलबा को सिलेक्शन का मेरिट मालूम करना सिखाया जाएगा और नोटिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तफसील से डिस्कस किए जाएंगे। तो लिहाजा ये जो CTAs के मतलब इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ पूरी मुकम्मल तौर पे शेयर की जा रही है इस वीडियो में, क्योंकि आमतौर पे बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो रह ही जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कब अनाउंसमेंट हुई और क्या क्राइटेरिया है। और अक्सर बच्चों को ये शिकायत रहती हैं कि मैं तो मेरिट पे था, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो आज सारी की सारी चीज़ें इसमें तफसील से हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन क्या जारी किया है, टोटल तादाद सीटों की कितनी है और क्राइटेरिया जो है वो क्या है। तो लिहाजा आप जो जिन लोगों ने BS मुकम्मल कर लिया हुआ है या MSc मुकम्मल कर ली हुई है अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उनको चाहिए कि ये वीडियो अच्छी तरह ज़रा इसको देख लें। इसमें मैं नोटिफिकेशन भी आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, लुक एट द नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है 1 जनवरी 2021 को। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया और दो जगहों पे भेजा, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPI कॉलेजेस और फिर ऑल डायरेक्टरेट्स ऑफ एजुकेशन को DPI कॉलेजेस ने आगे भेज दिया। नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो है फिलिंग अप ऑफ वेकेंट टीचिंग पोस्ट, हायरिंग ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स, जिनको हम CTIs कहते हैं। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि टोटल तादाद जो है वो 3000 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स हैं। 3000 CTIs पूरे पंजाब में इन्होंने भर्ती करने हैं। और इसमें आपके पास जो ड्यूरेशन है वो है 4 मंथ्स ड्यूरेशन। अब 4 मंथ्स ड्यूरेशन से मुराद क्या होती है, ये तो एक तो आपको पता होना चाहिए। कुछ CTI जो हैं वो वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट फिल की जाते हैं, तो वो अगर 4 मंथ से पहले अगर वेकेंट पोस्ट फिल हो जाए तो वो फिर CTI जो है वो फारिग हो जाता है। लेकिन यूजुअली अभी हायरिंग इतनी जल्दी होती नहीं है, इसलिए 4 मंथ पीरियड जो है आमतौर पे CTI जो है पूरा कर देते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन है किस किस के लिए है, फॉर BS कॉलेजेस के लिए। अब ये आपके पास आ रहा है क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन क्राइटेरिया। BS कॉलेजेस के लिए गवर्नमेंट ने MS MPhil या PhD ये कंपलसरी रखा है। लेकिन कंपलसरी इन द सेंस है कि फ़र्ज़ करें किसी सब्जेक्ट में MS MPhil PhD अगर नहीं मिलता तो फिर आप सिंपल MSc या BS वालों को भी ले सकते हैं। ये BS कॉलेजेस के लिए है। यानी BS कॉलेजेस के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो MS है। और उसके अलावा अगर MS को नहीं मिलता तो फिर सिंपल MSc और जो है सिंपल BS वाला भी कैंडिडेट जो है वो वहाँ पे अप्लाई भी कर सकता है और उसको रखा भी जा सकता है। ये क्या कहता है जी कि यहाँ पे आप देखें कि मास्टर डिग्री जो है वो एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और इसके आपके पास जो मार्क्स हैं वो ज़रा देख लें। जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि हम मार्क्स जो है वो डिस्कस करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स 85 हैं। मार्क्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 85। मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री से अबव मीन का MPhil आ जाए, PhD आ जाए, तो वो आपके पास 5 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा होंगे। मार्क्स फॉर द पोजीशन होल्डर्स, अगर आपने किसी बोर्ड में और यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन होल्ड की हुई है तो उसके भी 5 मार्क्स हैं। और फाइनली इंटरव्यू के 5 मार्क्स हैं टोटल, आप देख लें। अब अक्सर औकात ये होता है कि बच्चा कह रहा था जी मुझे इंटरव्यू में सही सवाल नहीं पूछे, या मुझे सवाल नहीं आए, या मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया, या मुझे नंबर नहीं दिए गए तो मैं फेल हो गया। ऐसा नहीं है। देखिए टोटल 100 में से सिर्फ 5 नंबर हैं इंटरव्यू। तो 5 मार्क्स में मतलब आप देख लें कि उसमें कितनी को कोई आपके साथ अनफेयरनेस या फेयरनेस कर सकता है, या आपको क्या कहते हैं कि जी वो सपोर्ट कर सकता है, या आपको रिजेक्ट कर सकता है 5 मार्क्स की बुनियाद के ऊपर। एक्चुअल तो आपका जो मेन, अगर आप बहुत गौर से देखें
तो कंट्रीब्यूशन तो आपका अपना है। आपका ये वाला कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा अहम है कि आपने क्वालिफिकेशन के आपके 85 मार्क्स हैं, उस क्वालिफिकेशन में आपने टोटल मार्क्स उसमें आपने खुद क्या परफॉर्म किया हुआ है, असल तो डिपेंड वहाँ पे करेगा। ओके, ये आपके पास आ गया। अब जो स्टाइपेंड है जो आपको पर मंथ दिया जाएगा वो है 45,000 पर मंथ, ये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इट्स नॉट बैड, मतलब बहुत अच्छा है। तो अब आपको आगे चल के देखते हैं कि आगे ये 85 की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, वो देखने के लिए ज़रा हम चलते हैं। अगला, एज लिमिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज लिमिट कोई नहीं है, मतलब जो मर्जी वहाँ पे आप जिस मर्जी एज का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। 4 मंथ्स और टिल द अराइवल ऑफ द रेगुलर इनकम्बेंट, ये देख लें, ये जो मैंने अभी बात कही थी कि या तो 4 माह होगा या फिर 4 माह से पहले पहले अगर आपने किसी शख्स ने मतलब जो है कोई वहाँ सीट फेल हो गई है तो उसको फारग कर दिया जाएगा फिर, लेकिन आमतौर पे 4 मंथ्स का टेन्योर पूरे का पूरा हो जाता होता है। तो ये उसमें लीव्स के बारे में बताया कि 2 कैजुअल लीव्स पर मंथ हैं, और कैजुअल लीव का मतलब ये नहीं होता कि आपको ज़रूर आपका वो राइट बन गया है। कैजुअल लीव मीन किसी इमरजेंसी के केस में अगर आपने लेनी है तो आपको पर मंथ 2 मिल सकती हैं। इसके बाद टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज टीचिंग CTI शैल बी प्योरली टेम्परेरी। हाँ, ये बताया कि ये प्योरली टेम्परेरी है। द प्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट एंड कॉलेज स्पेसिफिक, तो ये जो जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसी में आपकी प्लेसमेंट होगी। अब ये तो ज़ाहिर बात है, अगर खुदा न खासा किसी ने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर कोई अपॉइंटमेंट ली है तो फिर उस जब पता चलेगा तो वो उसका नतीजा भी वो खुद ही भुगतेगा, इसलिए ऐसी चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग पीरियड आपका क्या है। द कॉलेज टीचिंग इंटर्न CTI विल हैव टू ज्वाइन ड्यूटीज विद इन 7 days आफ्टर द इशूएंस ऑफ ऑफर ऑफ प्लेसमेंट, अदरवाइज द ऑफर शैल स्टैंड विदड्रॉन। यानी जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो या जब आपको बता दिया जाता है कि आपकी सिलेक्शन होगी और ये लेटर है आपका, तो विद इन 7 days आपने ज्वाइन करना होता है कॉलेज। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके ऊपर हम आते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। उसमें एक तो ये ज़रा देख लीजिएगा कि क्या क्या डिस्कशन हुई है यहाँ पे। लिस्ट ऑफ वेकेंट पोजीशंस will be placed at notice boards of each college male female on 13/1/2021, यानी 13 जनवरी को हर कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहबान हैं वो अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर लिस्ट ऑफ वेकेंट पोस्ट जो हैं वो प्लेस कर देंगे। 13 को, 13 जनवरी को वो बता देंगे कि मैथ की कितनी सीटें उनके कॉलेज में खाली हैं, फिजिक्स की कितनी है, केमिस्ट्री की कितनी है, इंग्लिश, उर्दू, इस तरह हर सब्जेक्ट की लिस्ट जो है वेकेंट जो सीट्स हैं उनके बारे में 13 जनवरी को नोटिस बोर्ड के ऊपर प्रिंसिपल साहबान अपने कॉलेज के लगा देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड फ्रॉम इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स ऑन 14 to 15, और जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 14 से 15 जनवरी तक 2 दिन हैं कि वो एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट विल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न कॉलेज ऑन 17/1/2021। अब क्लियर होगी बात सारी। 13 तारीख को तो प्रिंसिपल साहबान जो हैं वो अपने अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड्स के ऊपर वैकेंसी पोजीशन जो है वो लगा देंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 14 और 15 तक कैंडिडेट्स ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है, और 17 तारीख को एक मेरिट जो है वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा 17 जनवरी को। फिर 18 और 19 को जो कैंडिडेट्स अगर किसी को मेरिट के ऊपर एतराज़ हो कि नहीं जी मेरा नहीं आया, मेरा आना चाहिए था, दूसरा लड़का जो है या दूसरा कैंडिडेट जो है उसके नंबर मुझसे कम बनते हैं, उसका मेरिट पे नाम आ गया, मेरा नहीं आया, तो वो कंप्लेंट कर सकता है डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज को 18 और 19 तक। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है फिर वो 20 को लगेगी, ये सारी कंप्लेंट्स वगैरह डिस्कस करने के बाद। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो बताई गई है 21 और 23, 2 दिन दिए गए हैं डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए, और 25 को फाइनल लिस्ट जो है वो लग जाएगी। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड फॉर कंसर्न कॉलेज ऑन 25। तो क्लियर होगी बात। 13 तारीख को पहले वेकेंट पोस्ट लगाएंगे कॉलेज प्रिंसिपल साहबान,
14 और 15 को कैंडिडेट जो हैं वो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। 17 तारीख को कॉलेज प्रिंसिपल साहबान अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड्स के ऊपर एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लगा देंगे और मेरिट लिस्ट में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर जो भी कैंडिडेट को होगा वो लग जाएगा तरतीब से। और अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो वो 18-19 को डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज को शिकायत जो है वो रिपोर्ट करेंगे। और 20 तारीख को फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। 21 और 23 को इंटरव्यूज़ होंगे, फिर उनमें से जो सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट 25 तारीख को लग जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये सारा कुछ मैकेनिज्म है। अब हम ये देखते हैं कि वो जो 85 मार्क्स मैंने शुरू में बताए थे आपको कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके 85 मार्क्स हैं। असल इशू ये है कि ये 85 मार्क्स में आपको कितने मिले हैं जो पहले से आपके लेके आए हैं। ये बात बता दूं मैं आपको कि इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। इसमें मेरिट क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब वो देखते हैं कि 85 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या, किस तरह से आपको मिलते हैं, वो ज़रा सामने रखते हैं। क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया, ये आप ज़रा गौर कीजिएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स, इसमें उसने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 रखे हैं। 5 लेवल्स हैं और उसमें 2 कैटेगरीज उसने की हुई हैं। लेवल 1 की भी 2 कैटेगरी हैं, लेवल 2 की भी 2 कैटेगरीज हैं, लेवल 3 की भी 2 और लेवल 4 और लेवल 5 की कैटेगरी क्या है। एक है सेमेस्टर सिस्टम और दूसरा है एनुअल सिस्टम। तो अब आप देखें कि क्या तरीकाकार उसने बताया है। वो ये कहता है कि अगर आपके 90% या उससे अबव मार्क्स हैं सेमेस्टर सिस्टम, तो आपने एमएससी की हुई है सेमेस्टर सिस्टम में, तो आपको 40 मार्क्स मिले। क्या हुआ जी, ये लेवल 1 क्या है, अगर आपने एमएससी की है सेमेस्टर सिस्टम में और 90% से अबव मार्क्स लिए तो आपको 40 पूरे के पूरे मार्क्स मिले। लेकिन अगर आपने एमएससी की है और एनुअल सिस्टम में की है तो तब भी आपको 40 मार्क्स मिले। समझ आ गई लेवल 1 की। क्या किया जी उसने कि अगर आपने 90% से अबव मार्क्स लिए हैं सेमेस्टर सिस्टम में, एमएससी में, तो 40 मार्क्स। और अगर आपने 90% से अबव मार्क्स लिए हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो बैचलर में भी आपको क्या होंगे, 15 के 15 पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यही मार्क्स एनुअल सिस्टम में आपको मिलेंगे अगर आप 80% से अबव आपके मार्क्स हैं। यानी आमतौर पे एनुअल सिस्टम में मार्क्स ज़रा कम आते हैं, तो उस लिहाज से ये क्राइटेरिया मेंटेन उन्होंने बनाया हुआ है। लेवल 2 आपका क्या है जी, अब लेवल 2 ये है कि अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में एमएससी की है और आपके 80% से अबव मार्क्स हैं, 80% से अबव और बिलो 90%, तो फिर आपके पास ये लगे लेवल 2 80% और अबव फॉर सेमेस्टर सिस्टम, यानी 90% सही पता 90 से अबव तो ये हो जाएंगे ना। तो 80 से लेके 89% तक हैं तो आपको फिर पूरे 40 नहीं मिलेंगे, 36 मिलेंगे। और इसी तरह बैचलर में आपको फिर 13.5 मिलेंगे। और यही स्टेज यहाँ पे है। अगर एनुअल सिस्टम में आपने 70% से लेके 79% तक मार्क्स लिए हैं तो आपको एमएससी में 36 और बैचलर में 13.5 और सो ऑन आपका चलता जाएगा। लेवल 3 में भी आपके 70 से, अगर आपका 70% से अबव हैं, 79 तक हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो फिर 32 और इधर आपको 12। और एनुअल सिस्टम में अगर आपका 60 से लेके 69% है तो 32 और 12। तो होपफुली आपको समझ आ गई। लेवल 5 तक आपके मार्क्स हैं जी। एमएससी में अगर फ़र्ज़ करें एमएससी आपने की, किसी बच्चे ने की है एमएससी, और उसका इशू ये है कि उसने की हुई है सेमेस्टर सिस्टम में और उसके मार्क्स हैं 50% से 59% तक के दरमियान, तो उसको 40 में से मिलेंगे 24 मार्क्स और उसको बैचलर में मिलेंगे 9 मार्क्स। यही हाल उसका होगा जिस बच्चे ने या जिस कैंडिडेट ने एमएससी की हुई है और बीएससी की हुई है या बीए किया हुआ है या एमए किया हुआ है और उसने किया हुआ एनुअल सिस्टम में, तो उसके 40 से 49% तक मार्क्स हैं, तो उसको 40 में से 24 और 15 में से 9 मिलेंगे। तो लेवल 1 आपको समझ आ गया कि एनुअल सिस्टम में 80% से 89% तक आपको पूरे मिल जाते हैं, 40 और 15। और सेमेस्टर सिस्टम में 90 से अबव आपको मिलते हैं पूरे 40 और 50। तो होपफुली आपको ये तो क्लियर होगी जिन लोगों ने एमएससी और एमएससी की हुई थी। अब जिन लोगों ने बीएस किया हुआ वो देखें ज़रा। बीएस दो, ये आप गौर करें कि उसने ना एजुकेशन को जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एमएससी, बीएस और तीसरा हिस्सा क्या है, इंटरमीडिएट और मैट्रिक। तो एमएससी और जिसने एमएससी की हुई है उस उसने सारी पता बीएससी भी की होगी, उसकी मार्क्स तो 40 और 15 रखे हुए हैं, एमएससी के 40 और 15 बीएससी के।
और बीएस जिसने किया हुआ है उसने सारी पता बीएससी तो नहीं की होगी, जिसने डायरेक्टली बीएससी किया होगा उसके टोटल 55 मार्क्स हैं। ये जरा गौर कर लें, यहाँ मैं जरा इसको क्लियर कर दूं। जिसने बीएससी और एमएससी किया उसके तो हो गए 55 मार्क्स। कैसे? 40 मार्क्स हो गए इसके उसमें से एमएससी में, और 15 मार्क्स उसके हो जाते हैं इसमें बीएससी में। इस तरह करके उसके टोटल 55 बन गए। 55 में से वो कितने ले रहा है वो यहाँ पे है, या इस स्टेज के ऊपर है तो 55 के 55 पूरे आ गए। अगर वो बच्चा इस स्टेज के ऊपर है तो उसके इतने मार्क्स आएंगे, इस स्टेज के ऊपर है तो इतने मार्क्स आएंगे। अब ये भी हो सकता है कि एक बच्चे ने बीएससी में ये मार्क्स ले लिए हैं लेकिन एमएससी में उसके ये आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। और इस तरह आप ये स्टेजेस बन रही हैं, ये आपके पास मार्क्स आ रहे हैं। इधर जब आप बीएस की तरफ आते हैं तो बीएस में उसके टोटल 55 मार्क्स हैं। अब 55, अब बीएस तो जरी पता है एनुअल सिस्टम में तो है ही नहीं, तो सेमेस्टर सिस्टम में ही है, तो यहाँ पे एनुअल सिस्टम का फिर जिक्र कोई नहीं। तो अगर उसने जो है सेमेस्टर सिस्टम में अगर बीएस किया हुआ है और उसके 90% से अबव मार्क्स हैं तो वो 55, 80% से 89% तक तो 49.5, और ये आपके पास 44, और फिर चौथी स्टेज के ऊपर 38, और फिफ्थ स्टेज के ऊपर अब उसके हैं 33। और अगर कहीं बीएस ऐसा है जो एनुअल सिस्टम में बीएस हो रहा है, फर्ज करें अगर कोई कहीं बीएस ऐसा है किसी यूनिवर्सिटी में जो एनुअल सिस्टम में करा रही है, तो फिर उसके लिए यही क्राइटेरिया होगा। फिर उसके 80% से 89% तक होंगे तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे 55। तो ये क्राइटेरिया आपको क्लियर होगी ये सारी बात। मैट्रिक इंटरमीडिएट में क्या सिचुएशन है? इंटरमीडिएट जो है उसमें वो तो आपके पास क्या है कि एनुअल सिस्टम ही होता है, तो फिर जाहिर बात है ये वाला ही लगेगा इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट में 80% से लेके 89% तक हो तो पूरे के पूरे मार्क्स उसको 15 मिल जाए। लेकिन अगर उसके 70 से 79% है तो फिर ये मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह 60 से 69% है तो फिर ये 12 मार्क्स मिलेंगे। 50 से 59% तक हैं तो उसको फिर ये 10.5 मिलेंगे। और 40 से 49% रहेंगे तो 9 मार्क्स। यही काम होगा मैट्रिक के लिए भी। ठीक है जी, मैट्रिक के लिए भी यही होगा, इन्हीं स्टेजेस के ऊपर ये मार्क्स उसके। तो आप बड़े आराम से घर बैठ के अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके बीएस में कितने हैं, एमएससी में कितने हैं, बीएससी में कितने हैं, एमएससी में कितने हैं, किस परसेंटेज पे आप फॉलो करते हैं। तो लिहाजा आप अपना मेरिट घर बैठ के बना सकते हैं कि 85 में से आपको टोटल मार्क्स किस तरह कितने बने। ये गौर कर रहे हैं 85 किस तरह बने हैं। अगर तो आपने बीएस किया हुआ है, ये आपके 55 मार्क्स, और इंटरमीडिएट के 15, और फिर क्या है मैट्रिक के 15, ये टोटल कितने हो गए 85। और यहाँ कैसे बनते हैं 85? यहाँ इस तरह बनते हैं कि 55 ये हो गए बीएससी और एमएससी के मिला के, और दो ये 15 15 30, तो इस तरह टोटल 85 बनते हैं। आप इन 85 में से अपने मार्क्स क्लियर कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स। लेकिन बाकी रह गए 15 की बात रह गई है, तो वो अब जाहिर बात है वहाँ डिस्कशन हुई है पीछे मार्क्स की कि वो 15 नंबर आपको कैसे मिलने हैं। 85 तो आपके अपने हाथ में थे। 15 नंबर में से आपके अबव क्वालिफिकेशन के 5 हैं, पोजीशन होल्डर के 5 हैं, और इंटरव्यू के 5 हैं। ठीक है, ये 15 नंबर है। अब दोबारा हम उस तरफ आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। ये हायर क्वालिफिकेशन के वो कह रहा है कि उसको उसको नहीं मिलेंगे जिन जिन लोगों ने नॉट फॉर बीएस कॉलेजेस। बीएस कॉलेजेस में आपको ये हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स नहीं मिल रहे। अब ये उसने पोजीशन के मार्क्स बताए हैं कि किस तरह होंगे। फर्स्ट पोजीशन अगर आपने बोर्ड में या यहाँ यूनिवर्सिटी में ली हुई है तो 5 मार्क्स हैं, 5 के 5 मिल जाएंगे। सेकंड पोजीशन के 3 और थर्ड पोजीशन के 2। नेक्स्ट आ जाता है जी बीएस कॉलेजेस के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, वो भी ज़रा देख लें ज़रा कि बीएस कॉलेजेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया फॉर बीएस कॉलेजेस। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो ये आपके सामने है। मास्टर्स के आपके पास जो हैं वो 13 हैं, और एनुअल सिस्टम में 13 के 13 ये आपको बना रहा है। बीएस कॉलेज के लिए क्या क्राइटेरिया है? 25 मार्क्स वो पीएचडी के लिए दे रहा है। देखिए अंदाजा कर, इतने ज़्यादा मार्क्स हैं। मास्टर्स के सिर्फ 13 रह गए, बैचलर के सिर्फ क्या रह गए आपके पास 12, तो टोटल 25 हो गए। 25 उसने दे दिए पीएचडी के। और अगर किसी ने एमफिल किया हुआ है तो वो क्या है, वो 20 है। और अगर आपके पास जो है बीएस है, बीएस के आपके पास क्या है, एक क्राइटेरिया तो ये हो गया ना, क्राइटेरिया ए आपके पास ये है 13 और 20। 13 ये जरा समझने क्या हुआ क्या है।
ये क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया फॉर बीएस कॉलेजेस। अगर आपने किसी बीएस कॉलेज में अप्लाई किया है तो आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी। आपने एमएससी की हुई है तो उसके 13 मार्क्स हैं, बीएससी के साथ 12 मार्क्स, बीएससी के 12 और एमएससी के 13। पीएचडी की है तो 7 25 नंबर उसके। ये देखें, और ये गौर कर रहे हैं आप, यहाँ दरमियान में क्या नज़र आ रहा है, और यानी या वो या ये ए। और उसके बाद आपके पास क्या है, बीएस के लिए आपके पास है 25, इंटरमीडिएट के यहाँ पे 10 रह गए हैं और मैट्रिक के आपके पास रह गए हैं 10 मार्क्स। पोजीशन जो है वो आपके पास पोजीशन होल्डर के मार्क्स आपके सामने हैं, टोटल जो है वो 5 है, 5 मार्क्स हैं। और ये आपको उसने सारी स्टेजेस के मार्क्स जो हैं उसकी तफसील आपको बता दी। तो इस तरह से ये आपके पास 85 की जो है आपने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी वो देख ली है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, इंडक्शन, पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड, ये इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए वो हमने डिस्कस कर ली है। और ये टेबल आपके सामने है। अगर आपने HEC फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ जीपीए इनटू परसेंटेज, अगर आपने जीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जहां आपको आपको सिर्फ जीपीए पता है और परसेंटेज का नहीं पता, तो वो परसेंटेज वो इस तरह कन्वर्ट करेंगे। बात फॉलो कर रहे हैं आप? कि आपके आमतौर पे बीएस जिन लोगों ने किया होता है तो उनके परसेंटेज की बजाय, अब तो वैसे परसेंटेज भी लिखनी शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन आमतौर पे वो ये होता है कि आपको जो दी होती है उसने जीपीए दिया होता है, उसकी मदद से आपने परसेंटेज कैसे निकाली वो फार्मूला ये टेबल दे दिया गया है। 3.63 से लेके 4.00 तक 90 से 100% है। इसी तरह 3.25 से 3.62 तक जो है वो 80 से 89 है। और 2.88 से 3.24 तक 70 से 79 एंड सो ऑन। इसी तरह ये कौन सा फार्मूला है, ये HEC फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ जीपीए इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द स्केल ऑफ 5। अच्छा, ये स्केल 5 भी होती है, मुझे याद है मैंने जब एमफिल किया था कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 1995 में, तो वो स्केल 5 थी। तो स्केल 5 का कन्वर्जन ये बताई हुई है कि 4.63 टू 5.00 थे, 90 से 100 एंड सो ऑन। लेकिन आजकल ज़्यादातर जो है स्केल 4 ही चल रही है। मुझे अब याद नहीं है कि कायदे यूनिवर्सिटी में अब स्केल 4 है कि 5 है, लेकिन जिस ज़माने में हमने की थी एमफिल तो उस वक्त तो स्केल 5 थी। तो होपफुली ये आपको सारा क्राइटेरिया पता चल गया। आमतौर पे बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि कब अपलोड होनी है, सॉरी कब वैकेंसी आई और कब फिल हुई, वो बच्चों को पता नहीं होता। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दूं, ताकि आप टाइमली अप्लाई कर सकें और मेरिट क्राइटेरिया भी आपको पता चल जाए और आप घर बैठे अपने मार्क्स तो कैलकुलेट करके रखें ना कि क्या कितने मार्क्स बनते हैं आपके।